नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी शानदार और मेरा नाम हुआ राहुल। हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी सेट प्रैक्टिस हुआ है 50-50 ऑब्जेक्टिव करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहला है ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट्स। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन का शुरू पावर जनरेशन से होता है, यानी जहाँ पे पावर ट्रांसमिट किया जाता है वहाँ से एकदम जहाँ पे यूज होता है वहाँ तक ट्रांसमिशन लाइन होता है। इसको दो अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाता है, एक ट्रांसमिशन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ट्रांसमिशन लाइन किसको किसको कनेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है जनरेटिंग स्टेशन टू ए स्विचिंग स्टेशन या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेशन, यानी इसका आंसर फास्ट ही हो जाएगा। बाकी में देखिए कोई भी जनरेटिंग स्टेशन इंक्लूड नहीं किया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन जनरेटिंग स्टेशन से शुरू होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फास्ट में, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड फॉर। देखिए 3 फेज 4 वायर सिस्टम जो होता है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। अब बोलिएगा ये सब क्या है, तो पहला है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड में है प्राइमरी ट्रांसमिशन, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के दो पार्ट हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के दो पार्ट हैं, ट्रांसमिशन के दो पार्ट प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो बाकी जो तीनों ऑप्शन दिख रहा है बी को छोड़ करके वो सारे में 3 फेज 3 वायर यूज होते हैं, याद रखिएगा। और जो एक है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें 3 फेज 4 वायर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द रेटेड वोल्टेज ऑफ ए 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन एज। तो जो वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ रहता है, वोल्टेज का जो रेटिंग नेम प्लेट पे दिया हुआ रहता है वो आरएमएस वैल्यू होता है। ये कहीं भी क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहेगा तो आरएमएस इंक्लूड करना है। और वो लाइन वोल्टेज होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज ये बोले या लाइन वोल्टेज बोले, तो वो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली नॉट जनरेटिंग वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है। तो देखिए जो इंडिया में वोल्टेज जनरेट होता है वो 11 किलो वोल्ट होता है, लेकिन और भी 33 किलो वोल्ट तक वोल्टेज जनरेट किया जाता है। अब आता है स्पेसिफिक वैल्यू, तो 6.6 एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसको जनरेट किया जाता है। 9.9 को स्पेसिफिक वैल्यू को जनरेट नहीं किया जाता है, इससे ज़्यादा किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम द फीडर सप्लाई पावर टू। देखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग अभी देखें, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को आगे 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला फीडर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर और उसके बाद सर्विस मेन्स। ध्यान रखिएगा, पहला फीडर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर और फिर सर्विस मैन। तो बताइए कि फीडर किसको सप्लाई देगा, डिस्ट्रीब्यूटर को, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडर इज डिजाइंड मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए फीडर में कोई टैपिंग नहीं करना होता है जनरली। अब टैपिंग है वो अलग बात है, लेकिन फीडर में जनरली टैपिंग करना नहीं होता है, इसलिए करंट का वैल्यू उसमें चेंज नहीं होता है। इसलिए जो इसका रेटिंग किया जाता है वो करंट के अकॉर्डिंग किया जाता है कि उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटर आर डिजाइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्ट्रीब्यूटर में टैपिंग होता है, इसीलिए करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका रेटिंग किया जाता है। ध्यान रखिएगा वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज नहीं, दोनों में डिफरेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बाय अंडरग्राउंड सिस्टम इज सुपीरियर टू ओवरहेड सिस्टम इन रिस्पेक्ट टू। बोल रहा है कि अंडरग्राउंड सिस्टम ट्रांसमिशन के लिए ओवरहेड सिस्टम से कैसे सुपीरियर है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्यों होगा, अब देखिए अंडरग्राउंड में वायर पता नहीं चलता है, कंडक्टर पता नहीं चलता, तो देखने में अच्छा होगा। नेक्स्ट है पब्लिक सेफ्टी, अब वो अलग ही है, सेपरेट है, एक गड्ढा में करके इंस्टॉलेशन किया हुआ है, तो कैसे पता चलेगा, पब्लिक सेफ्टी भी होगा क्योंकि उसके संपर्क में नहीं आएंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट, इस पे कन्फ्यूजन है, दूर कर लीजिए। मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है अंडरग्राउंड में, क्योंकि ओवरहेड में अगर मेंटेनेंस करना हो तो पोल पर जा करके वहाँ पे मेंटेनेंस करना होता है, इसीलिए मेंटेनेंस कॉस्ट अंडरग्राउंड में कम होता है। हालांकि कैपिटल कॉस्ट 13 टाइम्स ज़्यादा होता है ओवरहेड से, तो कैपिटल कॉस्ट अलग हुआ और मेंटेनेंस कॉस्ट अलग हुआ। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट, पावर फेल्यूर एंड एक्सीडेंट। तो ये सारा का सारा ऑप्शन हो जाएगा, इतने सारे के मायने में अंडरग्राउंड सुपीरियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ड्रॉबैक ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम ओवर हेड सिस्टम। देखिए अभी भी हमने बताया कि अंडरग्राउंड सिस्टम का मेन डिसएडवांटेज है कि उसमें इनिशियल कॉस्ट सबसे ज़्यादा होते हैं, अप्रॉक्स 13 टाइम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ड्रॉबैक ऑफ ओवरहेड सिस्टम ओवर अंडरग्राउंड सिस्टम। बोल रहा है कि ओवरहेड सिस्टम का क्या एडवांटेज है, ड्रॉबैक है अंडरग्राउंड सिस्टम की तुलना में।
तो इसका होता है आंसर सर्ज प्रॉब्लम। अब बात आता है सर्ज प्रॉब्लम क्या होता है। तो सर्ज का मतलब सिंपली होता है अचानक सडनली वोल्टेज के वैल्यू को इंक्रीज करना। तो वोल्टेज का वैल्यू सडनली कैसे इंक्रीज करेगा? हो सकता है कि लाइटनिंग गिर जाए, लाइटनिंग मतलब आकाशीय बिजली, या स्विचेज की वजह से, स्विचेज ऑन ऑफ करने की वजह से, सप्लाई ऑन ऑफ करने की वजह से भी सर्जेज प्रॉब्लम आते हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम होता है ओवरहेड में वो होता है सर्ज प्रॉब्लम। सर्ज प्रॉब्लम के सोर्सेज को दो पार्ट में बांटा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में अगर सप्लाई को ऑन ऑफ करते हैं, स्विचेज को ऑन ऑफ करते हैं, तो उसकी वजह से वोल्टेज में वेरिएशन होता है। और एक्सटर्नल प्रोसेस में वही जो बिजली गिरता है ऊपर से, यानी आकाशीय बिजली की वजह से भी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द सेम पावर कैन बी डिस्पैच्ड कीपिंग द लाइन लॉसेस। बोल रहा है कि ट्रांसमिशन के लिए अगर वोल्टेज के वैल्यू को 2 गुना कम कर दें और पावर उसमें सेम ट्रांसमिट हो रहा है, तब लाइन का जो लॉसेस होगा वो क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप फार्मूला देखिए। ये है फार्मूला, टोटल पावर लॉस W बराबर P स्क्वायर रो L बाई V स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई ए, यानी एरिया। जहाँ पे P क्या है तो ऊपर देख सकते हैं पावर ट्रांसमिटेड इन वाट, W क्या है टोटल लॉसेस, V ट्रांसमिटेड वोल्टेज। तो यहाँ पे बताइए कि V का वैल्यू अगर 2 टाइम्स करेंगे तो स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4 यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो टोटल लॉसेस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4। यही था उसका आंसर, यानी उसका आंसर डी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर n टाइम्स। बोल रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप को सेम रखना है और हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसको n टाइम्स बढ़ा देंगे। तो हमको क्या वेरिएशन करना पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर बाय n टाइम्स, n स्क्वायर टाइम्स। क्या बोल रहा है कि कंडक्टर का हमको जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो n स्क्वायर टाइम्स हमको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा वोल्टेज ड्रॉप सेम रखने के लिए। ये था इसका आंसर। एक बात और, इस क्वेश्चन के लिए अगर सिर्फ बोलता कि साइज ऑफ कंडक्टर यानी लेंथ का बात करता तो उसका आंसर जो होता वो ए होता, रिड्यूस द साइज ऑफ कंडक्टर बाय n टाइम्स। अगर सिर्फ साइज की बात करता तो n टाइम्स होता, लेकिन क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है तो n स्क्वायर टाइम्स होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम द वेट ऑफ कॉपर इज प्रोपोर्शनल टू। अभी हमने दिखाया था कि V बराबर, यानी जो लॉस था, यानी टोटल लॉस बराबर क्या बताए थे कि P का स्क्वायर रो L बाई V स्क्वायर कॉस फाई A, क्रॉस सेक्शन एरिया A था। तो A बराबर वहाँ से हम लोग निकालते तो क्या हो जाता, P स्क्वायर रो L बाई V स्क्वायर कॉस फाई W लॉस, यानी A बराबर मिल गया। अगर हम लोग वॉल्यूम निकालना होता है तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा, या यूनिट वॉल्यूम में हम लोग वेट पता कर लेंगे। तो बोल रहा है कि वेट जो होगा वो कैसे प्रोपोर्शनल होता है। जो फार्मूला था उसमें भी बताया था कि V जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर एन एसिड ट्रांसमिशन लाइन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। अभी सेम फार्मूला था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज और पावर फैक्टर, यानी डी आंसर। इम्प्रूविंग पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव किया जाएगा, तो इसको याद रखिए, रिड्यूस्ड करंट फॉर गिवन आउटपुट, यानी करंट का वैल्यू को रिड्यूस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेम कंडक्टर लेंथ द सेम अमाउंट ऑफ पावर द सेम लॉसेस एंड सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ विच सिस्टम रिक्वायर मिनिमम कंडक्टर एरिया। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कंडक्टर के द्वारा ट्रांसमिशन करें अगर एक डिफिनिट पावर को, यानी सारा जो वैल्यू है वो सेम हो, तो कौन सा कंडक्टर में कम मटेरियल का यूज होगा। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 3 फेज AC होगा, ये बिल्कुल नहीं, 3 फेज DC सिस्टम में सबसे कम कंडक्टर यूज होता है, लेकिन फिर भी हम लोग AC का प्रीफर करते हैं क्योंकि कुछ उसका अपना एडवांटेज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी 3 वायर DC। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रीफर फॉर गुड एफिशिएंसी एंड हाई इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे गुड एफिशिएंसी और हाई इकोनॉमी की बात करता है तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फेज 4 वायर सिस्टम। याद रखिएगा इसको, यानी इसका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्रोप्रिएट कॉस्ट रेशियो ऑफ 220 किलोवोल्ट अंडरग्राउंड केबल ट्रांसमिशन एंड 220 किलोवोल्ट ओवरहेड ट्रांसमिशन इज। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 220 किलोवोल्ट का अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन करते हैं और फिर 220 किलोवोल्ट का ओवरहेड ट्रांसमिशन करते हैं तो दोनों का जो कॉस्ट लगेगा उसका रेशियो कितना होगा। तो इसका आंसर होगा सी, यानी 13 गुना।
इसको ऐसे समझिए कि अगर 220 किलो वोल्ट का जितना ट्रांसमिशन करते हैं अंडरग्राउंड से और उतना ही ट्रांसमिशन करते हैं ओवरहेड से, तो 13 गुना ज़्यादा पैसा लगेगा अंडरग्राउंड में। इसीलिए सबसे हमने पहले ही बताया था कि इनिशियल कॉस्ट इसका हाई होता है, यानी 13 गुना ज़्यादा पैसा लगेगा, इसीलिए अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन नहीं किया जाता है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द सेम वोल्टेज टू अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग AC सिस्टम विथ 0.8 पावर फैक्टर विल नीड मोर कॉपर इन कंपेरिजन टू DC 2 वायर सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसको याद रखिए, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रीजन फॉर यूजिंग हाई वोल्टेज फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इज। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हाई वोल्टेज क्यों प्रीफर किया जाता है? जो इंडिया में ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है वो होता है 400 किलो वोल्ट, 765 किलो वोल्ट तक मैक्सिमम होता है। तो इतना वोल्टेज को क्यों बढ़ाया जाता है? हालांकि जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है वो 11 किलो वोल्ट होता है, लेकिन वोल्टेज का वैल्यू ट्रांसमिशन के लिए क्यों बढ़ाया जाता है? तो इसका आंसर होगा रिडक्शन इन ट्रांसमिशन लॉसेस। अगर वोल्टेज का वैल्यू को हम लोग बढ़ाते हैं तो लॉसेस का वैल्यू क्या हो जाता है? कम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 मेगावाट पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, डिजायरेबल ट्रांसमिशन वोल्टेज विल बी। बोल रहा है कि अगर 3 मेगावाट पावर को ट्रांसमिट करना हो, 30 किलोमीटर तक ट्रांसमिट करना हो, तब बताइए कि उसका वोल्टेज कितना होगा, सही अच्छा वोल्टेज कितना होगा। तब इसके लिए एक फार्मूला होता है, हम आपको फार्मूला वो दिखाते हैं। V बराबर फार्मूला है 5.5 ओवर रूट 0.62 L प्लस 3P/150। V का वैल्यू पूछ रहा था कि कितना अप्रोप्रिएट वोल्टेज होना चाहिए। P का वैल्यू दिया हुआ था 3 मेगावाट, L का वैल्यू 30 किलोमीटर दिया हुआ था, रख देंगे हम लोग को वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज इन इंडिया। हमने पहले ही बताया कि जो इंडिया में हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज के लिए यूज होता है वो 765 किलो वोल्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल आउटलेट इज इक्वल टू द एनुअल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्टेड इन कंडक्टर, द टोटल एनुअल कॉस्ट विल बी मिनिमम एंड करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ कंडक्टर विल बी द मोस्ट इकोनॉमिकल। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज। ये जो स्टेटमेंट है उसको केल्विन लॉ बोलते हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा सिंपली। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द कर्व शो द फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन कैपिटल कॉस्ट एंड ट्रांसमिशन वोल्टेज। बोल रहा है कि ये जो कर्व है कौन सा ट्रांसमिशन वोल्टेज का और कैपिटल कॉस्ट होगा। तो अब देखिए इसका कर्व फर्स्ट में, कर्व फर्स्ट जो बता रहा है कि जैसे जैसे ट्रांसमिशन वोल्टेज हम लोग बढ़ाएंगे तो एक सर्टेन लिमिट तक ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो वहाँ तक कैपिटल कॉस्ट का वैल्यू क्या होगा? कमेगा, जैसे जैसे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाएंगे। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद जैसे ही और वोल्टेज हम लोग अगर इंक्रीज करेंगे तो ट्रांसमिशन जो इसका कैपिटल कॉस्ट होगा वो धीरे धीरे फिर से क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, यानी कर्व फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर आर सस्पेंडेड फ्रॉम टावर सो एज टू। बोल रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंडक्टर को टावर से क्यों सस्पेंड किया जाता है, लटकाया क्यों जाता है? तो इसका आंसर होगा, आप ही बताइए क्यों लटकाया जाता है? क्योंकि ग्राउंड से क्लियरेंस मिलने के लिए, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सपोर्ट यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन शुड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो सपोर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होता है, जैसे पोल यूज होते हैं, टावर यूज होते हैं, उसके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड लॉन्गर लाइफ, गुड लुकिंग, लाइट इन वेट एंड इजिली एक्सेसिबल फॉर पेंटिंग एंड इरेक्शन ऑफ लाइन कंडक्टर, चीप इन इनिशियल कॉस्ट, ये सारे के सारे होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुडन पोल बेल इंटीग्रेटेड विद क्यूरोसाइड ऑयल और एनी प्रिजर्वेटिव कंपाउंड हैव लाइफ ऑफ। सिंपली इतना याद रखिए कि अगर वुडन पोल यूज हो रहा है तो उसका लाइफ 25 से 30 साल होगा, ईयर होगा। कंडीशन उसके साथ ये होता है कि जो पोल होता है वुडन पोल, उसको ऑयल से पेंट कर दिया जाता है या प्रिजर्वेटिव कंपाउंड उस पर लेप कर दिया जाता है ताकि पानी से बचे और जो कीड़े होते हैं उससे भी बचे। और उसके बाद है, स्टील पोल फॉर ट्रांसमिशन लाइन नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। स्टील पोल, स्टील को, लोहा को किसी से बचाना होता है? सिंपली कोलिजन से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरसीसी पोल यूजुअली हैव द स्पान ऑफ। आरसीसी पोल यानी रेनफोर्स्ड कंक्रीट का जो पोल होता है, यानी कितना स्पैन लेंथ उसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 80 से 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर भी यूजुअली यूज्ड।
आप लोग देखे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस पोल से किया जाता है, तो स्टील पोल भी होता है और आरसीसी भी होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले वुडन पोल होता था लेकिन अब वुडन पोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टर यूज्ड इन हाई ट्रांसमिशन लाइन और स्ट्रैंडेड बिकॉज, जो ट्रांसमिशन के लिए कंडक्टर यूज होता है स्ट्रैंडेड होता है। अब स्ट्रैंडेड कंडक्टर क्या होता है, तो वैसा कंडक्टर जिसमें पतला पतला इंडिविजुअल कंडक्टर मिल करके बहुत सारे एक स्पेशल कंडक्टर बनाता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज करने से, ऐसा यूज करने से होता ही है कि उसको हम लोग आसानी से मोड़ सकते हैं, खींच सकते हैं, हैंडलिंग कर सकते हैं सिंपली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ईजी इन हैंडलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी हैज़ गोट हायर वैल्यू फॉर एल्युमिनियम इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ कॉपर। कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम का कौन सा प्रॉपर्टी का वैल्यू हायर होता है, तो बता दीजिए, सिंपली है एकदम। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हम लोग जानते ही हैं कि एल्युमिनियम का क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, बाकी सारा का सारा क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 730, 730 का मतलब क्या हो रहा है, तो जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होंगे उसमें 7 कंडक्टर होंगे, 7 इंडिविजुअल कंडक्टर होंगे और 30 उसका डायमेंशन बता रहा है। एसीआर कंडक्टर वाई इज ग्रीस पुट बिटवीन स्टील एंड एल्युमिनियम कंडक्टर। देखिए जो स्टैंडर्ड कंडक्टर बना होता है उसमें एक बीच में स्टील का होता है और बाकी चारों तरफ इंडिविजुअल एल्युमिनियम के होते हैं। तो वो पूछ रहा है कि ग्रीस का यूज़ क्यों करते हैं उसके बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस कोरोजन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन बिटवीन जिंक एंड एल्युमिनियम। तो बोल रहा है कि कोरिजन को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ग्रीस का बीच में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रैंडेड, यानी आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACR इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉपर इन ओवरहेड लाइन बिकॉज ऑफ। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि ACR को हम लोग क्यों यूज करते हैं कॉपर की तुलना में, ध्यान रखिएगा कॉपर से तुलना कर रहा है, तो ACR कॉपर की तुलना में सस्ता होता है क्योंकि ACR में क्या यूज होता है, एल्युमिनियम का ज़्यादा यूज होता है, इसलिए ACR इकोनॉमिक पर्पस होगा इसका आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर कंपोज्ड ऑफ, क्या बोल रहा है कि ACR कंडक्टर कैसे बनता है, उसमें कैसा उसका डायमेंशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लार्जर डायमीटर इंडिविजुअल स्टैंडर्ड फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द एल्युमिनियम स्ट्रैंड। हमने पहले बताया कि जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं वो एल्युमिनियम और स्टील का बना होता है, स्टील बीच में होता है, तो जो बीच में स्टील होता है उसका डायमेंशन बाकी एल्युमिनियम वाले से ज़्यादा होता है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि जो लार्जर डायमीटर इंडिविजुअल स्टैंड फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम वाला का बोल रहा है कि डायमेंशन ज़्यादा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। डायमेंशन किसका ज़्यादा होता है, तो स्टील वाला का जो बीच में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी में देखिए लार्जर डायमीटर ऑफ सेंट्रल स्टील स्टैंड फॉर ए गिवन ओवरऑल डायमीटर इज ऑफ कंडक्टर, यानी लार्जर डायमीटर क्या होगा, बीच वाले का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ स्टील वायर इन ACSR कंडक्टर इज, अभी बता रहे हैं कि स्टील का क्या फंक्शन होता है, तो प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राउंड वायर इज, ग्राउंड वायर के लिए कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का भी यूज करते हैं और गैल्वेनाइज्ड स्टील का भी यूज करते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन जिसको GI वायर बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है गे वायर इज इम्पोज्ड फॉर, गे वायर कहने का मतलब पोल को आप लोग देखे होंगे कि सिंगल पोल होता है, उसको सपोर्ट के लिए एक तिरछा वायर अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसका पर्पस ही होता है पोल को सपोर्ट करना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सैग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज लिस्ट अफेक्टेड ऑनिंग टू, बता रहा है कि सैग किससे कम अफेक्टेड है, तो वेट ऑफ कंडक्टर। बताइए वेट अगर बढ़ा देंगे तो सैग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो इससे अफेक्टेड है। करंट थ्रू कंडक्टर, बताइए करंट का वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उससे सैग पे कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इन ओवरऑल लाइन्स इज टू, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इन ओवर हेड लाइन इज टू, बता रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ओवर हेड लाइन में क्या इफेक्ट आएगा। हम लोग जानते हैं जो मेनली मेटल होते हैं, मेटल में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसे वो एक्सपैंड करते हैं, तो बताइए कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपैंड करेंगे, यानी वो फैलेगा, तो फैलेगा तो ऑटोमेटिकली है कि सैग क्या होगा, बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज द सैग एंड डिक्रीज द टेंशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इन समर, तो समर ऑलरेडी गर्मी होता है, तो गर्मी में फिर से एक्सपेंड करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन
दैट इन विंटर, यानी सैग समर में ज़्यादा होगा ठंडा मौसम के कंपेरिजन में। नेक्स्ट है इन ट्रांसमिशन लाइन सैग डिपेंड अपॉन, सैग किस पे डिपेंड करता है, तो सैग स्पान लेंथ पे डिपेंड करता है, एक्सटेंशन इन कंडक्टर पे डिपेंड कर, टेंशन इन कंडक्टर पे डिपेंड करता है, वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इस पे भी डिपेंड, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा विंड प्रेशर इज टेकन टू एक्ट परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ आइस, आइस के परपेंडिकुलर विंड प्रेशर लगता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड लोकेशन इन कोस्टल रीजन इज इन द रेंज ऑफ, विंड लोडिंग है यानी विंड का कितना प्रेशर आता है कोस्टल रीजन में, तो इसका आंसर हो जाएगा 150 kg पर मीटर स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन ट्रैक्शन के लिए भी आता है, ट्रैक्शन में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम टेंशन इन सेक्शन ऑफ ओवरहेड लाइन कंडक्टर बिटवीन टू सपोर्ट इज अनइक्वल हाइट अकर एट, बोल रहा है कि मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे आएगा, अगर जो ओवरहेड टावर है या पोल है वो डिफरेंट हाइट पे हो, अनइक्वल हाइट पे हो, तो सपोर्ट जो है वो किस पे मैक्सिमम टेंशन आएगा, तो ये होगा हायर सपोर्ट पे, यानी दो पोल है या दो सपोर्ट है और दोनों डिफरेंट हाइट पे है, तो बताइए किस पे ज़्यादा टेंशन आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी हायर सपोर्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंगिंग चार्ट इज यूजफुल फॉर, स्ट्रिंगिंग चार्ट यूजफुल होता है सैग को पता करने के लिए, कंडक्टर का साइड जिसमें कंडक्टर को क्या बनाया जाता है, कैटेनरी बनाया जाता है, कैटेनरी टाइप से, और वो जो चार्ट होता है वो उससे पता करते हैं कि सैग आखिर इसका कितना होगा। हॉट टेम्पलेट कर्व और प्लॉट ऑफ, हॉट टेम्पलेट कर्व जो है वो भी चार्ट सैग पता करने के लिए ही बनाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कंडक्टर सैग एंड स्पान लेंथ, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रीडोमिनेंट ऑन, देखिए इसमें बहुत सारे को कन्फ्यूजन होता है कि इसका आंसर ट्रांसमिशन लाइन होगा, तो इसका आंसर सपोर्टिंग टावर होगा। जो इफेक्ट आता है विंड प्रेशर का वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट पे होता है, सपोर्टिंग टावर पे आता है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैलोपिंग इन ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर एराइज ड्यू टू, देखिए ये गैलोपिंग क्या होता है, गैलोपिंग का मतलब होता है हिलना, वाइब्रेट करना, तो बोल रहा है कि गैलोपिंग ट्रांसमिशन लाइन इन कंडक्टर क्यों होता है, तो बताइए आप सिंपली देख करके बता सकते हैं कि असिमेट्रिकल लेयर ऑफ आइस फॉर्मेशन, यानी बराबर अगर आइस फॉर्मेशन यानी जो कंडक्टर है उस पर नहीं होगा तो उसके वजह से गैलोपिंग आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ स्टॉक ब्रिज डैम्पर एंड पावर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, देखिए अब ये स्टॉक ब्रिज डैम्पर क्या होता है, ये है स्टॉक ब्रिज डैम्पर। अभी हमने गैलोपिंग बताया, गैलोपिंग में क्या होता है वाइब्रेशन करता है, तो उसी वाइब्रेशन को रोकने के लिए ये स्टॉक ब्रिज डैम्पर का यूज होता है, इससे वाइब्रेशन को कम किया जाता है। ऑप्शन में क्या है कंडक्टर वाइब्रेशन, यानी इसका यूज किया जाता है रिड्यूस्ड कंडक्टर वाइब्रेशन, यानी कंडक्टर वाइब्रेशन को कम करने के लिए स्टॉक ब्रिज डैम्पर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द सैग ऑफ द कंडक्टर of a transmission line is 2.5 meter when the span is 250 meter. Now if the height of supporting tower is increased by 25% the sag will be, देखिए हाइट ऑफ टावर पे डिपेंड नहीं करता है, हाइट ऑफ टावर पे सैग डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स 55 क्वेश्चन हुए हैं, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव के डिस्क्रिप्शन के साथ। थैंक यू, देखते रहिए दी शानदार।